नज़ीर, इसराइल की शिकस्त अब बहुत ही खुलकर सामने आना शुरू हो चुकी है और खुद जो मगरबी मीडिया है, जो वहां के तज्जियाकार हैं, जो वहां के एनालिस्ट हैं, वो अब इसका भांडा फोड़ रहे हैं और बहुत क्लैरिटी के साथ ये चीजें सामने आ रही हैं कि अमेरिका एक टोटल डिजास्टर की तरफ जा चुका है। अमेरिकी पॉलिसी पूरी तरह से सपोर्ट किया गया इसराइल को। बाइडन पूरी तरह से इसराइल के साथ खड़ा है, हर रोज वहां पर असलहा पहुंच रहा है, लेकिन उसके बावजूद वहां पर अब ये खुलकर चीजें सामने आना शुरू हो गई हैं कि ये टोटल फेलियर है। अमेरिका की ये जो पॉलिसी है, इसराइल की ये जो पॉलिसी है, वो जीत नहीं सकते हैं। एंड गेम उनके हाथों में नहीं है और नेतन्याहू ने इसराइल के साथ साथ जो अमेरिका है उसको भी दलदल में फंसा दिया और एक ऐसी सिचुएशन में फंसा दिया है कि आगे कुआं पीछे खाई वाला इस वक्त हिसाब हो चुका है। तो आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी स्पेशल वीडियो है आपके लिए। हम आपके सामने रखेंगे कि मगरिब का मीडिया, यहूदी दानिशवर, वेस्ट के जो थिंक टैंक्स हैं, जो मिलिट्री एक्सपर्ट्स हैं, वो किस तरह से देख रहे हैं इस जंग को। उनके नजदीक फातेह कौन है, उनके नजदीक शिकस्त खुर्दा कौन है और उनके नजदीक इस जंग का नतीजा क्या निकलेगा, एंड गेम किसके हाथ में और ये जंग अल्टीमेटली क्या रुख इख्तियार करने वाली है। तो ये सारे बड़े अहम तरीन हकायक, अमेरिका की लड़खड़ाती हुई पोजीशन, वो कंफ्यूजन जिसमें एक तो सेनेटर्स बयानात नेतन्याहू और इसराइल के खिलाफ दे रहे हैं, वहां के मीडिया अवाम और बाइडन बयान दे रहा है, लेकिन साथ साथ असलहा भी पहुंचा रहा है। तो ये क्या मामलात हैं, एक ओवरऑल जो सिनेरियो है वो बड़ा तफसील के साथ आपके साथ रखने की कोशिश करेंगे और ये बड़ी अहम वीडियोस को आखिर तक देखिएगा, इस पूरी जंग की सूरत हाल को और आगे क्या होने जा रहा है उसको समझने के लिए ये आपको बताएंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, सबसे पहले हम आगाज कर लेते हैं यमन के हमलों से। यमन के हमले जो हैं वो तो मुसलसल जारी हैं। तो अभी जो एक बहुत बड़ा हमला किया गया है वो यमन की जानिब से इलात में किया गया। इलात और उससे मुल्हिका जो इसराइली इलाके हैं, ये बहुत बड़ा एक हमला है। यानी ये रेड सी में अमेरिकी बरतानवी जहाज़ों पर हमला नहीं है, ये यमन ने मिसाइल और जो ड्रोन्स हैं वो फायर किए हैं। कहां पर? इसराइल की मकबूजा फलस्तीन की टेरिटरी के अंदर। और इसमें यमन ये बता रहा है कि वे टारगेटेड उम्मुल रहाशरा एरिया इन सदर्न ऑक्युपाइड पैलेस्टाइन विद अ नंबर ऑफ विंग्ड मिसाइल्स। अब ये जो विंग्ड मिसाइल हैं, इनको इनमें ड्रोन्स भी शामिल हैं एंड मिसाइल भी शामिल हैं। तो ये नंबर ऑफ हैं, यानी 2, 3, 4, 5, 10 नहीं है, ये नंबर ऑफ हैं जो इसराइल की टेरिटरी के अंदर जाकर हमला हुआ है। सो ये अभी तक का एक बड़ा हमला जो है वो कंसिडर हो रहा है। फिर उनकी स्टेटमेंट सामने आई, द मिलिट्री ऑपरेशंस ऑफ आवर फोर्सेस विल नॉट स्टॉप until the aggression is stopped and the siege on the Palestinian people in Gaza strip is lifted। बिल्कुल क्लैरिटी के साथ ये हमला करने के बाद साथ ही ये स्टेटमेंट जारी की है कि कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती, हमारे जो हमले हैं वो इसी तरह से जारी रहेंगे जब तक गजा में बमबारी बंद नहीं हो जाती, जब तक ये मुहासरा जो है वो ख़त्म नहीं हो जाता। तो हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, चाहे जो मर्जी ये कर लें, अमेरिका कर ले, बरतानिया कर ले। अच्छा, तो ये यमन की एक बड़ी कार्रवाई है जो ताज़ा तरीन हमला हुआ है आपके सामने रखता है। अब आपको गजा में नाज़रीन लिए चलते हैं और गजा से जो बड़ी खबर है वो अल शिफा से इस वक्त आ रही है। इस वक्त जो गजा में सबसे बड़ी खबरें आ रही हैं, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी गजा में बना हुआ है वो अल शिफा हॉस्पिटल है, जहां पर इसराइली फौज ने धावा बोला है, बहुत सारे लोगों को वहां पर शहीद किया है, गिरफ्तारियां हुई हैं, छोटे छोटे बच्चों की वहां पर तस्वीर और वीडियो सामने आ रही हैं जो वहां पर शहीद हुए हैं। छोटे बच्चे जो हैं वो किस तरह चीखते हुए वहां से जा रहे हैं और दौड़ रहे हैं। तो वो बड़े दिल दहला देने वाले मनाजिर इस वक्त सारी दुनिया के सामने आए हैं। तो जब ये इसराइली फौज वहां पर पहुंची है, धावा बोला, तो फिर मज़ामती तहरीक के जो फाइटर्स हैं वो भी वहां पर पहुंच गए और उन्होंने इसराइली फौज पर जाकर हमला कर दिया है। तो इस वक्त आमने सामने ये ऑलमोस्ट आप समझ लें कि 48 घंटे के करीब वक्त होने वाला है जब से ये आमने सामने लड़ाई अल शिफा की सराउंडिंग में जारी है। तो अभी अल कसाम ब्रिगेड ये अपडेट कर रही है कि वी टारगेटेड 5 ज़ायनिस्ट व्हीकल्स विद अल यासीन 105 शेल्स इन द विसिनिटी ऑफ अल शिफा हॉस्पिटल इन गाजा सिटी। तो ये एक बड़ा हमला है, 5 फौजी गाड़ियों को एक साथ वहां पर निशाना बनाया गया है। एक फौजी गाड़ी में 4 से 5 इसराइली फौजी हो सकते हैं। तो ये एक बड़ा हमला है जो इस वक्त किया गया है। तो ये इस वक्त हमलों की सूरत हाल है यमन के, फिर गजा के। अब आपको जो दूसरे फैक्ट्स हैं उनके हवाले से आगाह करते हैं और पहले हम आगाज कर लेते हैं लेबनान जंग के हवाले से। उस हवाले से भी इसराइली मीडिया ने हमें रिपोर्ट किया है और इसराइली मीडिया क्या लिख रहा है जंग जो लेबनान के साथ होने जा रही है, पॉसिबल वॉर। इसराइली मीडिया नज़ीर लिख रहा है कि इसराइलीज आर रशिंग टू बाय इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर्स फॉर फियर दैट दे विल बी
कट ऑफ इन द इवेंट ऑफ वाइड स्प्रेड वॉर विद हिजबुल्लाह। तो ये जनाब इस वक्त हालत हुई पड़ी है, वो कह रहे हैं रशिंग, यानी दौड़े लगी हुई हैं इस वक्त इसराइलियों की, और जनरेटर्स पे जनरेटर। ये एक दफा पहले भी हल्की सी खबर सामने आई थी, लेकिन अब वो ज्यादा उसको बता रहा है कि मतलब सूरत हाल इतनी क्रिटिकल है, इतना खौफ है इसराइल के अंदर कि वो जनाब दौड़े हैं। वहां पर खुराक भी स्टोर की जा रही है, जरूरियात जिंदगी की चीजें भी स्टोर की जा रही है, और जनरेटर्स पर तो एक तो वहां पर पहुंच नहीं रही, जो इलेक्ट्रिक जो चीजें हैं वो वहां पर पहुंच नहीं रही। तो अभी ये जो जनरेटर पे जनरेटर खरीद रहे हैं इसराइली, तो वो स्टॉक जो है वो पीछे इस वक्त खत्म हो चुका है। तो जनरेटर इसलिए खरीदे जा रहे हैं कि जब जंग बढ़ेगी तो बिजली कट ऑफ हो जाएगी, क्योंकि पावर स्टेशन सारे हिजबुल्लाह जो है और इराक जो है वहां की तंजीमें वो उड़ा देंगी, सो बिजली नहीं होगी। तो इसलिए वो जनरेटर जो है वो जमा कर रहे हैं, और इसमें उनकी हालत यह है कि रशिंग, मतलब पूरा एक खौफ जो है वो खुद इसराइली मीडिया बता रहा है। और देखें, मुझे एक बात बताएं कि इस वक्त इसराइल में ये सूरत हाल है कि वो प्रैक्टिकल तैयारी कर रहे हैं, यानी ऐसा नहीं है कि मीडिया पॉसिबिलिटी पे डिस्कस कर रहा है कि अच्छा जी हो सकता है शायद ये हो जाए, शायद ये 6 महीनों के बाद, साल के बाद, ऐसा नहीं है। वहां पर प्रैक्टिकल तैयारियां हो रही हैं कि खुराक भी जखीरा हो रही है, जनरेटर भी खरीदे जा रहे हैं, दूसरी जो जरूरियात जिंदगी की चीजें हैं वो भी खरीदे जा रही हैं, यानी इस हद तक जो प्रैक्टिकल तैयारी है ना वो हो रही है। तो इट्स मीन के पूरी तरह से खतरा जो है वो रियल है। अच्छा, अब जरा आगे चलिए, जो आपको हमने बताया कि वेस्ट का मीडिया, खासतौर पर अमेरिका का मीडिया, वहां के थिंक टैंक्स, यहूदी दानिश्वर, वो क्या समझ रहे हैं कि बाइडन बेशक साथ खड़ा है, बेशक अमेरिका साथ खड़ा है, तो क्या अमेरिका जितवा सकता है इसराइल को? और इस वक्त क्या इसराइल जीत रहा है या हार रहा है? और इस जंग का एंड गेम इस वक्त क्या होने जा रहा है? और क्या अमेरिका साथ खड़ा रहेगा इसराइल के आखिरी हद तक, या फिर कोई ऐसा भी लम्हा आ सकता है कि अमेरिका साथ छोड़ जाए इसराइल का, जो कि मतलब अमेरिका साथ छोड़ जाए तो 1 घंटा भी इसराइल नहीं चल सकता? तो क्या कभी कोई ऐसी पॉसिबिलिटी बन सकती है? ये बड़े अहम हकायक और जो नए शैतानी प्लान्स और उनकी जो आगे रियलिटी है कि क्या वो पूरे हो सकते हैं या नहीं, वो मैं आपके सामने अब रखने जा रहा हूं। सबसे पहले नाज़रीन हम आगाज करते हैं वॉल स्ट्रीट जर्नल से। उनका सबसे बड़ा इदारा, दुनिया का सबसे बड़ा इदारा माना जाता है। तो मैं कुछ छोटी मोटी बातें आपके सामने नहीं रखूंगा, छोटे मोटे इदारों की बातें नहीं सामने रखूंगा। सबसे जो बड़े इदारे, सबसे जो मुस्तनद इदारे हैं, वो क्या लिख रहे हैं वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। जरा सुनिएगा, एक एक स्टेटमेंट इसमें बहुत वैल्यूएबल है। वॉल स्ट्रीट जर्नल लिख रहा है, बाइडेन्स एलाइज एडमिट दैट हिज पॉलिसी टुवर्ड्स गाजा कुड इजीली बिकम द बिगेस्ट डिजास्टर इन हिज फॉरेन पॉलिसी। बिगेस्ट डिजास्टर, ये वॉल स्ट्रीट जर्नल लिख रहा है। तो मतलब कौन सी ऐसी गलती कर दी है कि ये बिगेस्ट डिजास्टर होने जा रहा है, यानी इस जंग का जो आउटकम है क्या वो इतना खतरनाक आने वाला है इसराइल और अमेरिका के लिए कि वॉल स्ट्रीट जर्नल लिखने पर मजबूर हो गया है कि ये बिगेस्ट डिजास्टर होने वाला है। यानी अमेरिका भी, अगर अमेरिका असलहा भी दे, सारा कुछ साथ दे, तो जिस तरह के वो दे रहा है, यानी अमेरिकी पूरी सपोर्ट के बावजूद जो आउटकम है इस जंग का, दरमियान में क्या होगा उसको छोड़ के आउटकम की बात करें, जो आउटकम है वो डिजास्टर होगा। यानी अमेरिकी सारी सपोर्ट के साथ भी इसराइल नहीं जीत सकता, अमेरिका नहीं जीत सकता, बल्कि बिगेस्ट, छोटी मोटी वो बात नहीं कर रहा कि जनाब कोई छोटी मोटी हार हो जाएगी, या शायद ये भी नहीं लिख रहा कि शायद इसमें कोई नाकामी भी हो सकती है, शायद पूरे मिलिट्री गोल अचीव ना हो। देखें वर्डिंग का फर्क होता है ना, ये भी लिखा जाए शायद पूरे जो मिलिट्री गोल्स हैं वो उसमें से जनाब 60% अचीव हो जाएं। वो ये नहीं लिख रहा, वो कह रहा है बिगेस्ट डिजास्टर होगा बाइडन के पूरे करियर का, उनकी पूरी पॉलिसी का जो है ना डिजास्टर होगा। तो ये सिर्फ एक स्टेटमेंट जो है वो इतनी ज्यादा वजनी है। मैं सिर्फ एक सवाल आपसे करना चाहता हूं, जो पहले भी एक आध बार मैं उठाता हूं, कि भाई मुझे ये बताएं कि इनको वॉर हीरो डिक्लेयर क्यों नहीं किया जा रहा, बाइडन को वॉर हीरो क्यों नहीं डिक्लेयर किया जा रहा, नेतन्याहू के मुजस्समे क्यों नहीं लग रहे कि देखें अगर इसराइल फातेह है, अगर इसराइल कामयाब हो रहा है, ठीक है, तो नेतन्याहू के मुजस्समे क्यों नहीं लग रहे, या उसको वॉर हीरो या उसको फातेह डिक्लेयर क्यों नहीं किया जा रहा? ओ भाई, वो तो सदियों का जो पुराना ख्वाब है ग्रेटर इसराइल बनाने का, ये सदियों पुराना ख्वाब है ज्यूज का, ज़ायनिस्ट का, तो वो तो फिर इसके बहुत करीब पहुंच चुका है इनके मुताबिक। तो फिर उसको तो मतलब उनकी तारीख का सबसे बड़ा कमांडर और सबसे बड़ा फातेह करार देना चाहिए, उसके तो गुण गाने चाहिए नेतन्याहू के,
और उसको सबसे बड़ा, और जैसे उसने कहा था कि ये वेस्ट की लड़ाई है जनाब, मैं वेस्ट की लड़ाई लड़ रहा हूं, तो पूरे वेस्ट को तो उसका शुक्रगुजार होना चाहिए था और पूरी तरह उसके साथ खड़ा होना चाहिए था और उसके मुजस्समे लगने चाहिए थे, जगह जगह पर सेमिनार्स होने चाहिए थे उसके नेतन्याहू के हक में। ठीक है कि नेतन्याहू ने इतना बड़ा काम कर दिया, तो यहां तो वो कह रहे हैं कि जनाब ये तो बिगेस्ट डिजास्टर होने जा रहा है, बाइडेन जो है वो पूरी तरह से गलती कर रहा है, इसराइल अपना गोल जो है वो अचीव नहीं कर सकता। और दूसरी बात नाज़रीन इसमें यह है कि जो वो लिख रहे हैं कि ये एलाइज की भी राय है, ये एलाइज की भी प्रेडिक्शन है, यानी अमेरिका के एलाइज कौन है? बरतानिया, जर्मनी, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, ये बड़ी ताकतें यही है ना, यही आपस में मशवरे कर रहे हैं, यही बड़ी ताकतें हैं, यही उनके इत्तेहादी हैं। तो ये कोई ऐरे गहरे की बात नहीं है कि कोई मिसाल के तौर पे चले कोई उठता है और वो खड़ा होकर लिख देता है कि जनाब नहीं ये तो ऐसा नहीं होगा। ये उनके जो सबसे बड़े इत्तेहादी जो फाते ताकतें हैं जो इस वक्त दुनिया में अपना निज़ाम चला रही हैं, जिनके पास वीटो पावर है, वो कह रही हैं कि ये बिगेस्ट डिजास्टर होने जा रहा है। ये मतलब उनसे बड़ी कौन हो सकता है, उनसे ज्यादा प्रेडिक्ट कौन कर सकता है? तो वो जो ये तमाम बड़ी पावर्स हैं वो बाइडेन को बता रही हैं कि ये जनाब सबसे बड़ा डिजास्टर होने वाला है, यहां पर आपको फतह शतह को नहीं मिलनी है। तो ये इतनी बड़ी बात है जो वहां का ओपनली अब वहां पर लिखी जा रही है। फिर नाज़रीन अगली बात ये है, अब देखें ये वो सारे हक़ाइक़ हैं जो आपने कहीं नहीं सुने होंगे। ठीक है, मतलब हमारा रिवायती मीडिया तो 2-4 खबरों तक ही महदूद है ना, उनको पता ही नहीं कि भाई इस जंग की रियलिटीज क्या हैं, उनको वो ये बता ही नहीं रहे कि दुनिया किस तरह से बदल रही है। प्यूटन, ईरान, चाइना ये किस हद तक जा चुके हैं, हिजबुल्लाह किस हद तक जा चुकी है, अफ्रीकी ग्रेट गेम क्या चल रही है, साउथ अमेरिका से किस तरह अमेरिका का खात्मा हो रहा है, अफ्रीका से अमेरिका का किस तरह से खात्मा हो रहा है, मिडिल ईस्ट उनके हाथों से किस तरह निकल रहा है, इसराइल असल में जंग हार रहा है, इसराइल तो अपनी इसराइल जो है इन शहादतों के अंदर अपनी शिकस्त को छुपाना चाह रहा है। तो ये वो हक़ाइक़ हैं जो आप तक नहीं पहुंचाए जा रहे, और अब ये ओपनली वेस्ट में ये लिखे जा रहे हैं, यहूदी दानिशवर भी इनको लिख रहे हैं कि ये एग्जिस्टेंशियल थ्रेट इस वक्त इसराइल को है। कुछ वीडियोस हम पुरानी बना भी चुके हैं। अगली बात सुनिए जरा, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन नेवर हैड अ क्लियर सेंस दैट द इसराइलीज हैड अ स्पेसिफिक एंड अचीवेबल मिलिट्री गोल। वो कह रहे हैं कि जो बाइडेन इंतजामिया है उनको कभी भी ये क्लैरिटी नहीं रही, यानी एक होता है ना कि देखें इसराइल तो हमेशा ये उनको बता रहा है कि हम जी हमने इतने हमास के फाइटर्स मार दिए, हमने उनकी ब्रिगेड्स की ब्रिगेड खत्म कर दी। यानी अभी इस वक्त नेतन्याहू का बयानिया क्या है कि जनाब हमने सारी ब्रिगेड्स खत्म कर दी हैं, आखिरी ब्रिगेड हमास की बची है और वो रफा में है, इसलिए वो उस आखिरी को हम खत्म करने जा रहे हैं। तो उनका बयानिया तो यही है, यही चीज वो बाइडेन के टेबल पर रखी जा रही है, यही बाइडेन को ब्रीफिंग दी जा रही है कि जनाब हम इसराइल तो फातेह है, तो इसराइल उनको यही कन्वे कर रहा है ना। लेकिन वॉल स्ट्रीट जर्नल ये लिख रहा है कि बाइडेन इंतजामिया को, यानी बाकी जो ऑफिशियल्स हैं, मिलिट्री ऑफिशियल्स हैं और बाइडेन खुद है, इनको कभी भी ये मुतमईन नहीं थे। मतलब ठीक है वो इसराइल उन्होंने साथ देना है वो सारी चीजें, लेकिन ये खुद भी कभी कन्विंस नहीं हुए कि वाकईतन इसराइल जो है वो फातेह हो रहा है। बस जंग बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, लेकिन ये खुद भी इस बात पर कन्विंस नहीं है कि जनाब इसराइल जो है वो फातेह है। तो ये वो खुद लिख रहे हैं। आप सिर्फ नाज़रीन एक चीज को नोट करिए, और मैं इसका पहले भी जिक्र कर चुका हूं, और ये बहुत बड़ी चीज है। अगर आप इस जंग को समझना चाहते हैं और हार और जीत को समझना चाहते हैं, मुझे एक बात बताइए, जो अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस है ऑस्टिन लॉयड, उन्होंने इस जंग शुरू होने से पहले एक बात की थी, वो इस जंग के ही खिलाफ थे और उन्होंने कहा था कि इसमें स्ट्रेटेजिक डिफीट होगी। तो मुझे सिर्फ एक बात बताइए कि इतनी बड़ी पोजीशन पर बैठा हुआ बंदा, यानी उससे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड बंदा कौन हो सकता है? यानी सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस ऑफ अमेरिका, मतलब पूरी दुनिया को वो चला रहा है, ठीक है, वो बंदा इतना, उससे ज्यादा कोई एक्सपर्ट हो नहीं सकता। तो अगर वो कह रहा था जंग शुरू होने से ही पहले, वो ये कह रहा था कि यहां पर स्ट्रेटेजिक डिफीट होगी, तो मैं सिर्फ आपसे यह सवाल पूछना चाहता हूं कि उस एक्सपीरियंस तरीन बंदे को, ठीक है, कौन सी ऐसी शिकस्त थी जो पहले ही नजर आना शुरू हो गई? तो कुछ ना कुछ तो ऐसी चीजें थी ना। तो ये बात है जो आपको समझनी है कि असल में वो क्या कर रहे हैं, वो शिकस्त खा रहे हैं। सिर्फ उनका सारा जोर निहत्ते और मासूम लोगों को जो है ना वो शहीद करने पर है, और फौजी महाज पर अभी भी वो शिकस्त खा रहे हैं। और एंड गेम में ये सारे वो बता रहे हैं, उन्हीं का मीडिया, उन्हीं के तजियाकार एक्सपर्ट ये बता रहे हैं, हुकूमतें ये बता रही हैं, वहां के जो हुक्मरान हैं वो ये बता रहे हैं कि इसराइल फातेह नहीं हो सकता। मैक्रोन का बयान ऑन रिकॉर्ड है, कई दफ़ा कोर्ट भी हो चुका है, उसने कहा हमास को हराने के लिए कम से कम तुमको 10 साल चाहिए।
उसका मतलब यही था, तंज उसने किया था कि हमास को तुम हरा नहीं सकते हो। फिर नाज़रीन, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक और चीज भी लिखी है, ये भी काफी डिस्कस हो रही है। वो लिख रहा है, इसराइल रेगुलरली बॉम्ब्स बिल्डिंग्स विदाउट स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन इंडिकेटिंग दैट दे आर लेजिटिमेट मिलिट्री टारगेट्स। वो कह रहे हैं कि इसराइल इस तरह का जुल्म कर रहा है कि ये बगैर तस्दीक किए बस बिल्डिंग्स पर बम पे बम गिराया जा रहा है। ये जो इनका बयानिया था ना, देखें इसराइल के जो ताल्लुकात है ना वेस्ट के साथ, वो कई फैब्रिक्स के अंदर हैं, यानी इसको ऐसा बनाया गया था कि कभी ये आपस में जुदा ना हो सके। इसमें मजहब का फैक्टर भी डाला गया, इसमें स्ट्रेटेजिक फैक्टर भी डाला गया, ठीक है ना, कि इसराइल के जरिए वो मिडिल ईस्ट को कंट्रोल करते हैं, फिर इसराइल उनके जो है वो हथियारों का सौदागर भी है, ठीक है, फिर सोसाइटी को इसके अंदर जोड़ा गया, यानी कई फैब्रिक्स के अंदर ना कई लड़ियां ये आपस में परोई गई हैं वेस्ट को और इसराइल को आपस में जोड़ने के लिए, ठीक है। तो इसमें ये काफी सारी चीजें हैं। तो ये वाला जो इंपैक्ट क्रिएट होता है ना, जब ये बताया जाता है कि इसराइल ये जुल्म कर रहा है, तो वो जो एक मोरालिटी वाला फैक्टर है या रिलीजियस फैक्टर है, वो बहुत ज्यादा असरअंदाज। देखिए स्ट्रेटेजिक फैक्टर तो असरअंदाज नहीं ना हो रहा, ठीक है जी, मार रहे हैं तो फिर जो स्ट्रेटेजिक फैक्टर है तो उस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन इसराइल को कायम रखने के लिए वो जो उनको लगता था कि ये तमाम फैक्टर जरूरी हैं, मजहब वाला, बाकी सोसाइटी वाला, मोरालिटी वाला, डेमोक्रेसी वाला, तो वो सारे फैक्टर जो हैं वो डैमेज हो रहे हैं, जो कि उनको खुद लगता है कि अगर ये डैमेज हो गए तो इसराइल और वेस्ट का जो ताल्लुक है वो टूट जाएगा। अगर वेस्ट का ताल्लुक टूटा तो इसराइल जो है वो कायम नहीं रह सकता। इसलिए ये चीजें इस हवाले से इंपॉर्टेंट है। फिर नाज़रीन, उनका दूसरा बड़ा मीडिया, ये तो वॉल स्ट्रीट जर्नल है। अब मैं वाशिंगटन पोस्ट के बयान आपके सामने रखने जा रहा हूं। ये उनका मतलब दूसरा सबसे, दुनिया का एक सबसे बड़ा इदारा, वो क्या लिख रहा है, बाइडन स्ट्रेटजी रिगार्डिंग इसराइल इज लीडिंग टुवर्ड फेलियर। वाशिंगटन पोस्ट वॉल स्ट्रीट जर्नल के बाद लिख रहा है कि बाइडन की जो स्ट्रेटजी है दैट इज लीडिंग टुवर्ड फेलियर, यानी कि वो बम गिरा रहे हैं और गिराते रहेंगे, लोग शहीद हो रहे हैं, वो होते रहेंगे, उनकी पावर है, उनके पास जहाज है, वो जाते हैं बम गिरा कर आ जाते हैं, उसको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन एंड गेम क्या है? क्या इस जुल्म के बाद वो फाते हो जाएंगे? क्या इस जुल्म के उनको नतीजा नहीं भुगतना पड़ेगा? क्या इस जुल्म का उनको हिसाब नहीं देना पड़ेगा? तो ऐसा नहीं है, वो हारने जा रहे हैं और जब हारेंगे तो उनसे एक एक चीज का बदला लिया जाएगा। फिर नाज़रीन बता रहे हैं, देयर इज अ एक्सट्रीम फ्रस्ट्रेशन एंड अनसर्टेनिटी अमंग द बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन रिगार्डिंग हाउ द वॉर ऑन गाजा विल एंड। एक्सट्रीम फ्रस्ट्रेशन है, इतना ज्यादा वहां पर मायूसी है, फ्रस्ट्रेशन है कि ये जंग अब कैसे, मैंने आपको बताया ना कि दलदल में फंस चुके हैं, उनको खुद भी नहीं पता कि आगे क्या करना। और ये मतलब ये क्लियर नहीं था कि ये जंग इतना लंबा चलेगी। पहले दिन से सारे वहां पर कहना शुरू हो गए थे कि अमेरिका मुतहम्मिल नहीं हो सकता, इसको जंग बंद करवानी चाहिए, और बंद हो जाएगी। लेकिन जंग प्रोलॉन्ग होती गई, अब ये खुद दलदल में फंस चुके हैं और वो लिख रहे हैं कि इनको खुद नहीं पता कि अब ये जो है ना इनके साथ होने क्या वाली है। फिर नाज़रीन, वहां पर सेनेटर के दो बड़े इंपॉर्टेंट बयान आपके सामने रखने जा रहा हूं, क्योंकि जो देखें जो बड़ा इंपैक्ट क्रिएट हुआ है वो तो ये जो सेनेटर्स जब से बोले इन्होंने बड़ा इंपैक्ट क्रिएट किया है। तो सेनेटर कह रहा है, द गैप इज लार्ज बिटवीन What Biden demanded of the Netanyahu government and what happened। जो इनसे डिमांड किया गया और जो इसने किया उसमें बड़ा गैप है। फिर नाज़रीन, जो एक बड़ी चीज उन्होंने शेयर की है वो शिफा हॉस्पिटल के हवाले से है। शिफा हॉस्पिटल के हवाले से वो लिख रहे हैं कि आई रिसीव्ड अ US इंटेलिजेंस ब्रीफिंग अबाउट द शिफा कॉम्प्लेक्स दैट कंट्राडिक्ट्स द पोजीशन ऑफ द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन। कि जनाब शिफा हॉस्पिटल में जो ये नेतन्याहू कह रहा है कि हमास है, फलाना है, ढिमकाना है, वो सेनेटर्स खड़े होकर बता रहे हैं कि जनाब ये तो सब झूठ बोला जा रहा है, ये तो ऐसा कुछ है ही नहीं। तो ये इनका बयानिया पूरी तरह से वहां पर एक्सपोज हो रहा है। अच्छा, अब आप नाज़रीन इसमें यह भी आपके ज़हनों में सवाल आता होगा कि यार ये तो ड्रामेबाजियां हैं, ये ऐसे एक दूसरे के खिलाफ बयानात दे रहे हैं, अंदर में ये सब एक ही जैसे हैं, देखें ये असलिया भी तो बेच रहे हैं। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है और मैं उस बात के साथ एग्री करता हूं और मैंने ही आपको बताया है कि भाई ये मुनाफकत है। ये देखें इधर से बयानात कुछ हैं लेकिन एक्चुअली अंदर से ये इस तरह से हैं कि असलिया भेजी जा रहे हैं, उधर से बयानात कुछ दे रहे हैं। तो लेकिन देखें आज 6 महीने हो चुके हैं, ठीक है, तो सिचुएशन आज मुकम्मल तौर पर बदल चुकी है। आप ज्यादा देर तक बेवकूफ नहीं बना सकते। और वो तो अमेरिका की अवाम है भाई, मतलब थर्ड वर्ल्ड की कोई अनपढ़ अवाम नहीं है। तो ये अमेरिका की अवाम है, सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी और इनका सबसे ज्यादा फॉरेन पॉलिसी के अंदर इंटरफेरेंस होती है। और फिर अगली बात सुनिए कि भाई वहां पर मीडिया है। चलिए आप 15 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीना तो बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन भाई अब मीडिया वहां पर सवालात उठाया जा रहा है कि भाई अगर तुम फाते हो तो आपस में लड़ क्यों रहे हो? क्या ऐसी चीज है जो अंदर हो रही है और तुम्हें आपस में लड़ने पर मजबूर कर रही है?
तुम एक दूसरे के खिलाफ हुए हो। और खासतौर पे जब से वो सेनेटर्स के बयान आए हैं ना, उन्होंने ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट किया है। यानी बाइडन तो चले ड्रामेबाजियां कर रहा था, लेकिन सेनेटर्स के, और खास तौर पे वो यहूदी हिमायत याफ्ता सबसे बड़े सेनेटर्स थे। और फिर ज्यूइश लॉबी खड़ी हो गई, जी नेतन्याहू को हटाओ, इसराइल तो टूट रहा है और खत्म हो रहा है, तबाह हो रहा है। तो इन चीजों ने ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट किया। फिर नेतन्याहू की जानिब से जब बयान दिए गए इन सेनेटर्स के खिलाफ, तो वहां पर मतलब देखें, उनका अपना मुल्क है, तो वहां के जो नेशनलिस्ट हैं उन्होंने कहा कि ये क्या बात हुई कि मतलब अब इसराइल जो है, जो हमारे पैसों के ऊपर पलता है, वो अब हमें टक्कर देगा, हमारे सदर के खिलाफ बोलेगा, हमारे सेंटर्स के खिलाफ बोलेगा। वो हमारे वाले सेंटर नहीं है, वो उनके वाले सेंटर्स हैं भाई। तो अब वो मामला जो है ना, वो बहुत ज्यादा वहां पर खराब हुआ है। तो ये ड्रामेबाजियां थी और अभी भी कहीं ना कहीं होंगी, लेकिन अब ये जो सूरत हाल है ना, ये उल्टा नेगेटिव इंपैक्ट कर रही है। यानी शुरू में ठीक थी कि टाइम बाय करने के लिए और प्रेशर को जरा ठंडा करने के लिए, देखें जी हम तो ह्यूमैनिटेरियन की बात कर रहे हैं, वो इसराइल थोड़ा सा इधर उधर हुआ है पटड़ी से, लेकिन देखें हम तो ह्यूमैनिटेरियन है, हम तो ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं। वो उस टाइम तक ठीक थी, प्रेशर को ठंडा करने के लिए, टाइम बाय करने के लिए। लेकिन अब वो जो चीज़ है, ये जो आपस की लड़ाई है, वो नेगेटिव इंपैक्ट कर रही है। और वहां पर ये सारे सवाल उठाए जा रहे हैं कि भाई ये क्या हो रहा है कि अगर तुम इतने ही मतलब जीत रहे हो तो फिर आपस में लड़ने की क्या जरूरत है? अगर लड़ रहे हो तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो बुरा हो रहा है वहां पे। अच्छा, फिर नाज़रीन अब जरा इसराइली मीडिया की एक दो स्टेटमेंट देखिए। इसराइली मीडिया लिख रहा है, ग्रोइंग fears of freezing US arms shipment due to the criticism from senior officials in the Democratic Party। कि जनाब वहां से अब इसराइल में ये खौफ, शदीद तरीन खौफ पाया जा रहा है कि वहां से शिपमेंट जो असले की है वो रुक सकती है। फिर इसराइली मीडिया का देखिए, द अमेरिकन स्टार्टेड द वॉर वेल but they realize that defeating Hamas requires time and today they are against us। इसराइली मीडिया लिख रहा है कि अमेरिका की हिमायत के साथ ही ये जंग शुरू हुई थी, लेकिन अब उनको रियलाइज हुआ है कि हमास को तो हराया नहीं जा सकता, तो इसलिए अब वो ये जंग के खिलाफ हो चुके हैं और जंग को बंद करना चाह रहे हैं। और उनको लगता है कि जो आउटकम वो चाहते थे वो अब नहीं आ सकेगा, इसराइल नहीं हरा सकेगा हमास को। देखें वो चीज़ें तो थी ना कि वो ऑयल रिजर्व जो ये कब्जा करने चाह रहे थे, वो जो नई कैनाल ये बनाना चाह रहे थे, वो ग्रेट गेम में ये चीज़ें तो हम आपको बता ही चुके हैं। और ये भी बता चुके हैं कि ये सारा कुछ जो हुआ है और जो अभी तक हो रहा है और जो आगे तक होता रहेगा जब तक ये जंग जारी है, वो अमेरिका की मर्जी से ही होता रहेगा, ठीक है। लेकिन वहां पर बहुत क्लैरिटी के साथ चीजें आ रही हैं कि ठीक है, जोर लगा लो, फिलहाल पावर है, लेकिन जीत नहीं सकते। और जिस दिन ये इख्तिताम तुम्हारा होगा, फिर उस दिन हर एक चीज का बदला आपसे लिया जाएगा। अब मैं आखिर में नाज़रीन जो अब ये सारी सूरत हाल तो मैंने आपको बता दी, मैं जरा अमेरिकी जो पोजीशन है, जो लड़खड़ाती और कंफ्यूज पोजीशन है, वो उसकी समरी में आपके सामने रखना चाह रहा हूं, आपका माइंड क्लियर करना चाह रहा हूं कि अमेरिकी इस वक्त दरअसल पोजीशन है क्या। देखिए इस वक्त अमेरिका दो चीजों में कंफ्यूज है। इसका पहले मैं एक हवाला दे चुका हूं, लेकिन थोड़ा सा इस स्टोरी के लिंक और रेफरेंस के साथ तफसील से बताता हूं। देखिए इस वक्त अमेरिका दो चीजों के अंदर कंफ्यूज है। एक तो ये चीज है कि जैसे ये जो प्यूटन आ रहा है, ईरान आ रहा है, चाइना आ रहा है, एक नया हेजेमनी वो बना रहे हैं, मिडल ईस्ट इनके हाथों से निकल रहा है। तो यहां पर एक सोच अमेरिका के अंदर यह है कि भाई इस सूरत हाल में तो हमें स्ट्रॉन्गर इसराइल की जरूरत है, यानी ग्रेटर इसराइल की जरूरत है। अगर हमने इनके सारे प्लान्स नाकाम करने हैं, रशिया, चाइना, ईरान के, और मिडल ईस्ट को दोबारा से कंट्रोल करना है, पहले भी इसराइल के जरिए कंट्रोल किया जा रहा था, तो अगर इसको कंट्रोल करना है तो फिर हमें एक मजबूत इसराइल की जरूरत है, यानी ग्रेटर इसराइल की जरूरत है। तो इसलिए इस जंग को बढ़ाएं और इसराइल को ग्रेटर इसराइल बनाएं। लेकिन दूसरी साथ कंफ्यूजन यह है कि जैसे अब खुद इसराइली मीडिया कह रहा है कि उन्होंने ये जंग शुरू करवाई, लेकिन अब उनको लगता है कि भाई ये जीत नहीं सकता। तो ये दूसरी सोच है, कंफ्यूजन है, क्लैरिटी नहीं है कि भाई अगर हम जंग बढ़ाते हैं तो अगर ये नहीं जीत पाएगा, जो कि अब नजर आ रहा है, तो फिर तो थोड़ा सा इसराइल भी नहीं बचना, तो फिर क्या होगा? फिर मतलब ये कितना, जैसे उन्होंने कहा बिगेस्ट डिजास्टर, तो ये कितनी बड़ी बात होगी, वो सारे इसराइली फिर कहां पर जाएंगे? ये हमारी तारीख का कितना बड़ा शिफ्ट होगा। बल्कि आप पिछली ये सदियां उठाकर देखिए, मतलब आपको यही वाला जो ज्यूज वाला और क्रिश्चियंस वाला फैक्टर है मुसलमानों का, यही तो मिलता है, यही यरूशलेम की फाइट्स, यही क्रूसेड वॉर्स, यही यरूशलेम के लिए लड़ाइयां, यही तो आपको मिलता है पिछली तारीख में। तो ये फिर कितना बड़ा शिफ्ट होगा भाई, अगर इसराइलियों को यहां से फिर निकाला जाता है ज्यूज को, तो ये तारीख का कितना बड़ा शिफ्ट होगा। पिछली जो दहाइयां हैं हमारी, वो तो इसी के अंदर पड़ी हुई है, इसी कॉन्फ्लिक्ट के अंदर। तो ये कितनी बड़ी चीज होने वाली है, ये कोई मामूली चीज तो नहीं होने वाली। यानी तारीख
मुकम्मल तौर पर यहां पर बदल के रह जाएगी। तो ये इस वक्त मसला है। फिर नाज़रीन अगली बात यह है कि भाई यहां पर अपनी फोर्सेस भेजनी है या नहीं भेजनी रफा ऑपरेशन की सूरत में। देखें, आज मेरी एक बात को पत्थर पर लकीर समझ लें। पहले भी मैं एक दो बार रफा के हवाले से ये बता चुका हूं, पत्थर पर लकीर ये समझ लें कि रफा पर ऑपरेशन हर सूरत में होगा। इसराइल कभी भी रफा से पीछे नहीं हटेगा। उनके लिए हमास को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है और वो हमास को ख़त्म किए बगैर वापस नहीं आ सकते, और हमास को ख़त्म करने की आड़ में यहाँ फ़लस्तीनियों को निकालना उनके लिए ज़रूरी है। तो इस मकसद के बगैर वो वापस नहीं आ सकते। तो ये तो होने जा रहा है, आज हो, कल हो, महीने बाद हो, 2 महीने बाद हो, 6 महीने बाद हो, ये होना ही होना है। ठीक है। अच्छा, अब मसला ये है कि भाई जब रफा ऑपरेशन होगा तो ये पॉसिबिलिटी है मिस्र के साथ जंग की, लेबनान भी आएगी, शाम ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुका है, और किसी मुल्क से जंग जो अंदर आ सकते हैं। तो इस सूरत के अंदर कंफ्यूजन ये है और बहुत बड़े लेवल पर डिबेट्स और सोच ये इस वक्त ये डिस्कशंस हो रही हैं नेशनल पॉलिसी लेवल के ऊपर कि हमने अपनी फौजें भेजनी है या नहीं भेजनी। यानी अगर इसराइल इतने फ्रंट्स के ऊपर लड़ रहा होगा तो इसराइल के बचने के चांसेस तो नहीं है। तो क्या हमने अपनी फौजें भेजनी है या नहीं भेजनी। ये जो उन्होंने 500 भेजे हैं ना, ये बंदरगाह की आड़ में ये उन्होंने इसलिए भेजे हैं, जो वाज़ेह तौर पर एक चीज़ नज़र आती है कि भाई हमारे फौजी वहाँ पर मौजूद हों, कि अगर कोई ऐसा वैसा अगर हमें इन टाइम भी फैसला करना पड़ता है तो हमारे फौज वहाँ पर हो, गजा के अंदर हो। यानी मिडल ईस्ट के अंदर तो है, लेकिन गजा के अंदर होनी चाहिए, मतलब वहां पर साहिलों पर या कहीं भी करीब बैठी हो, कि अगर कहीं भी सूरत हाल खराब होती है और हमने कोई फौरी इमरजेंसी फैसला करना पड़ता है तो हमारी फौज वहां पर होनी चाहिए। तो ये एक अगली बात है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि ये इस वक्त नेशनल लेवल के ऊपर वहां पर मतलब अमेरिकी जो इंतजामिया है, वो अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट है, वो ये डिस्कशन कर रही है अपने यूरोपीय पार्टनर्स के साथ या जो उनके एलाइज हैं उनके साथ डिस्कशन कर रही है कि फिर क्या करना है। कि रफा ऑपरेशन तो होने जा रहा है, ठीक है, उसको तो अमेरिका नहीं ना रुकवा सका, तो रफा ऑपरेशन होने जा रहा है, तो उस सूरत में क्या हमने अपनी फौजें भेजनी है या नहीं। और अगली बात सुनिए, देखें, अगर अमेरिकी फौजी आते हैं तो आप इस बात को तो बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि फिर हम तीसरी आलमी जंग की तरफ जा रहे हैं। अमेरिकी आएंगे तो बाकी फौजें भी आएंगी इधर उधर उनके एलाइज की, तो फिर तीसरी आलमी जंग की कोई कसर बाकी रह गई है, तो फिर तो मामला सीधा सीधा तीसरी आलमी जंग की तरफ चला गया ना। तो फिर अगली बात मुझे बताइए, वहां पर अगली डिबेट यह है कि क्या हम इस वक्त इस पोजीशन में हैं कि हम तीसरी आलमी जंग जीत सकते हैं, जब पेंटागन कह रहा है कि हमारे पास असले का स्टॉक ही खत्म हो गया है, और जिस तरह एक एक रीजन से हमें मार के भगाया जा रहा है, हमारी अपनी लीडरशिप का ये हाल हुआ पड़ा है। बाइडेन कह रहा है, और जो ट्रंप है वो ये कह रहा है कि यहां पर ब्लड बात हो जाएगा, इसी साल यहां पर इलेक्शन भी है। तो क्या हमारी लीडरशिप भी उतनी तगड़ी है, विजनरी है, वो सोच पा रही है, क्या वो वर्ल्ड वॉर 3 लड़ने के काबिल है। तो ये भी वहां पर सोच पाई जा रही है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे एंगल्स हैं जो मैं वक्तन फ़वक्तन कोशिश करता हूं कि आपको बताते रहें, जंग को वाइडर कैनवस के ऊपर आपको बताते रहें कि जो रिवायती चीज़ें आप तक नहीं पहुंच पा रही हैं, आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअली वहां पर क्या हो रहा है, ग्राउंड रियलिटीज़ क्या है। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन उम्मीद करता हूं कि जो फैक्ट्स मैंने आपके सामने रखे आपको पसंद आए होंगे और आप सराहेंगे। आप अपनी राय ज़रूर आगाह करें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।